देखिए, बिहार दरोगा का एग्जाम है 18 और 21 जनवरी को, 2 डेट दिया है। तो उसमें साइंस बीपीएससी में जो जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा गया है उसको रिवीजन कर लेते हैं। अब बाकी इससे ज़्यादा और देगा कितना, 100-150 क्वेश्चन है, कर लेते हैं। लड़ा तो लड़ा, नहीं तो कोई बात ना। करा कंकाल के ओवे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। कंकाल का वैसा हिस्सा जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है, क्योंकि हड्डी तो बहुत ही कठोर होता है, और जिसको हम मोड़े जा सकते हैं उसको कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज का मतलब उसका दूसरा नाम उपास्थि भी है। जो मानव एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला यह एक लचीला संयोजी ऊतक भी है। यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से ये बने होते हैं। यह हमारे शरीर के जोड़ों को लचीला बनाता है, जैसे कान की हड्डी हो गया, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़, ये सभी जो है कार्टिलेज का ही बने होते हैं, यानी उपास्थि का ही बना होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ये सब 68वीं बीपीएससी में पूछा है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो रिवीजन कर लेते हैं। करा लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, वह क्या रहते हैं, तो शैवाल और कवक रहते हैं। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, यानी एक तो शैवाल हो गया, दूसरा कवक, उनके बीच जो संबंध होता है उसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। कवक शैवालों को बढ़ने के लिए एक स्थिर सतह प्रदान करता है। शैवाल जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दोनों सहभागी के लिए भोजन का ये क्या करता है, उत्पादन भी ये करता है। ये मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठाती है क्या, आधा स्तर के साथ एक कोण पर ये बैठता है। ये जो आधा स्तर के साथ एक कोण पर, ये जैसे आप देखे होंगे कि मच्छर है, मच्छर बीमारियों को संचालित करने वाली एक रोगवाहक कीट है। जैसे मादा एनोफ्लीज मच्छर है जो मलेरिया को संचारित करती है, यानी जो मादा एनोफ्लीज मच्छर है वह मलेरिया को कौन संचारित करता है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर। जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है वह फाइलेरिया को संचारित करता है। थोड़ा याद रखना, ये पूछ न दे कि मादा जो है एनोफ्लीज मच्छर वह मलेरिया को, जबकि मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया को संचारित करता है। मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, यानी ये दोनों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि यह आधा स्तर की सतह पर समानांतर बैठती है, और मच्छर जो है बीमारियों को संचालित करने वाली एक रोगवाहक ये कीट है। करा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, कौन सा है, तो शरीर की जब भी कोई प्रतिरोधक क्षमता तो वह लिम्फोसाइट होता है ना। प्रतिरक्ष तंत्र में ऐसी कोशिकाएं होती है जो हमलावर रोगजनों को मार देती है, यानी कि कोई बाहर से कोई रोग आता है, आने वाला है, तो उसको रोकता कौन है, यही लिम्फोसाइट। हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट होते हैं, या मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल या इओसिनोफिल और बेसोफिल जैसी प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है जो बाहरी रोगजनक को नष्ट करने वाले हमारे शरीर को ये सुरक्षा प्रदान करता है। लिम्फोसाइट जो होती है दो तरह के होता है, एक को बोलते हैं बीटा लिम्फोसाइट और दूसरे को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं यह अस्थि मज्जा के अंदर परिपक्व हो जाता है, यानी होते हैं, या जो बी लिम्फोसाइट वह अस्थि मज्जा के अंदर परिपक्व होता है, यह प्रतिरक्षा का उत्पादन करती है। जबकि टी लिम्फोसाइट जो होता है यह थाइमस में परिपक्व होता है और यह रोगजनक को नष्ट करते हैं। तो ये याद रखेंगे कि लिम्फोसाइट एक लाइन में बोलना रहे तो बाहर से कोई भी जो रोग आता है उसको वह क्या करता है, कंट्रोल करता है, आने से रोकता है, सेफ्टी करता है। लिम्फोसाइट दो तरह के हैं, एक को बोला है बी लिम्फोसाइट और दूसरे को बोला है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है वह अस्थि मज्जा के अंदर होता है, उसी में वह फलता फूलता है, परिपक्व होता है और यह प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है। वहीं पर जो टी लिम्फोसाइट होता है यह थाइमस में परिपक्व होता है, और जबकि बी लिम्फोसाइट किस में परिपक्व, अस्थि मज्जा में। याद रखेंगे हम लोग कि बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में परिपक्व, टी लिम्फोसाइट थाइमस में परिपक्व,
जो बी लिम्फोसाइड होता है ये प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है, और जबकि टी लिम्फोसाइड जो होता है यह रोगजनक को नष्ट करता है। तो इतना याद रखेंगे। करा मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, ये थोड़ा बताना है। सही नहीं पूछा है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में बताना है। देखिए, मांसपेशियों केवल हड्डी को धक्का देती है, ये तो गलत है ना, यही गलत हो जाएगा। थोड़े सिर्फ माने कि हड्डी को ही धक्का देती है। मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है, सही बात है। ये हमारे मांसपेशियां हैं तो जहां जहां जोड़ है उसको बेंड करने में ये मजबूती देता है, सहायक करता है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी हो जाती है, सही बात है। जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती है तो छोटा और सख्त भी होता है और मोटी हो जाती है ना। तो ये दोनों सही है, इसका मतलब है कि ये नंबर क्या है, गलत है। अब मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये तो पूरी तरह से गलत है भाई। देखिए, मांसपेशियां जो होती है ना, मानव कंकाल तंत्र का एक हिस्सा है। तो ये याद रखना है कि जो भी मसल्स होते हैं वह ह्यूमन जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है। जो पेशियों में एक्टिन, मियोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जैसे विभिन्न प्रोटीन होती है। थोड़ा याद रखना है, ये नहीं पूछ दे कि एक्टिन नाम है, पहले एक्टिन मेयोसिन, एक्टिन मेयोसिन ट्रोपोपिन, एक्टिन मेयोसिन ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये प्रोटीन है तो जो इसमें पाए जाते हैं। मांसपेशियां जो होते हैं गति भी देता है और प्रचलन में हम लोग को क्या करता है, हेल्पफुल करता है। साथ में ये गति और प्रचलन के संबंध में मांसपेशियां खींचने में भी सक्षम होती है, लेकिन धक्का देने में ये सक्षम नहीं होती है। खींचने में सक्षम होती है, धक्का देने में ये सक्षम न होता है। ये करा किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं, है ना। ये भी थोड़ा बता देना है कि किसमें परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। तो किसमें होता है, तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा। थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या दिया है। करा कोशिका जो हमारे शरीर में सेल होते हैं उसमें जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो रंध्र होते हैं खुलता है या बंद होता है। क्योंकि जितने भी सेल होते हैं उसमें जल की मात्रा क्या होता है, अधिक होती है। हमारा बॉडी में 70% तो जल ही पाए जाते हैं। अधिक होने से दाब उत्पन्न होता है जिससे रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। और इसके अपोजिट आप देखेंगे तो कोशिकाओं में जल की मात्रा यदि कम हो जाएगी तो दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जा माने कम हो जाएगा, जिससे रंध्र क्या होती है, बंद हो जाती है। दो तरह याद रखना है कि हमारा जो बॉडी में सेल है वह जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र क्या होता है, या तो खुलता है या बंद होता है। कब खुलेगा, तो जब हमारे सेल में जल की मात्रा अधिक होने से क्या होगा, प्रेशर अधिक होगा तो रंध्र खुल जाएगा। और जैसे ही सेल में जल की मात्रा कम होगा तो प्रेशर यानी दाब कम हो जाएगा, जिससे कोशिकाओं में क्या होगी, रंध्र बंद हो जाती है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कौन करता है। तो क्लोरोफिल में जो होती है सूर्य के प्रकाश में आपको पता होगा कि लाल और नीला यही दो ऐसे कलर हैं जो तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। हरे पौधे में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। जो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है वह दृश्यमान होता है, मतलब देख सकते हैं उसको। प्रकाश स्पेक्ट्रम में नीले और लाल क्षेत्र के तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ को अट्रैक्ट करता है। जो क्लोरोफिल है दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के हरे रंग को परावर्तित करता है, जिससे क्लोरोफिल एवं पत्ते का रंग क्या होता है, ग्रीन दिखाई देता है। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है। करा पर्णवृत्त पत्ती को पत्ते से तने से जोड़ता है, ये तो भाई सही है। जो पर्णवृत्त होते हैं पत्ती को तने से जोड़ता ही तो है, सही है। दूसरा दिया है आधार के पास शाखाओं के साथ मोटे तना कठोर तना होता है, नहीं आधार के पास कहाँ होता है, नहीं होता वो। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको लता बोलते हैं। हाँ, जैसे अंगूर का प्लांट या बहुत सारे सब्जी होते हैं उसमें देखे होंगे लता माने सांप की तरह से चढ़ता है ऐसे ऐसे। आगे कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं लाता, सही है। तो इसमें तो यही बी नंबर ही गलत है। देखिए जो पर्णवृत्त होते हैं वह पत्ती को तने से जोड़ता है। पर्णवृत्त क्या होता है, जो पत्ती होता है उसको तने से, पर्णवृत्त याद रखना, जो पत्ती को तने से क्या होते हैं, स्टेम से
जोड़ता है। जो कमजोर और साथ में सीधा खड़ा नहीं होता उसको हम लोग लता ही बोलते हैं। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना को झाड़ियों कहा जाता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण ये सब पता होगा, बाष्पोत्सर्जन के कारण ये ऐसा होता है। चूंकि पौधे जो होते हैं गतिहीन होते हैं, है ना, जितने भी पौधे आप देखेंगे वो क्या होते हैं, गतिहीन ही होते हैं। और पौधे में संवहनीय टिश्यू पाए जाते हैं, यानी ऊतक उसमें पाए जाते हैं। कौन सी? संवहनीय ऊतक। पौधे गतिहीन होते हैं, पौधे में संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं। पौधे जल की जड़ों को अवशोषित करते हैं। पौधों में मौजूद जो जाइलम होती है वह ऊतक, जाइलम ऊतक जो होता है जल को पौधे के विभिन्न भागों में क्या करता है, पहुंचाता है, ले जाता है। जो पौधे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल को वाष्प में बदलकर वातावरण में उसको क्या करता है, निर्मुक्त कर देता है, जिससे जल चक्र क्या होते हैं, बने रहते हैं। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, एक सक्शन पुल की क्रियाविधि पौधे में होती है, जिससे जल पौधों की अधिक ऊंचाई तक क्या करता है, पहुंच जाता है। तो ये भी थोड़ा याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग बनाता है? तो ये पता होगा कि डीएनए और आरएनए ये दोनों की उपस्थिति बहुत जरूरी है, जिसके कारण ही क्या होता है, माने ये क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण ही है जो स्व प्रतिकृति के योग बनाता है। जो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए की उपस्थिति के कारण क्लोरोप्लास्ट स्व प्रतिकृति योग बनता है। ये था। अब आगे चलते हैं कि जो 67वीं री एग्जाम हुआ था उसमें बायोलॉजी से और पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो भी देख लेता हूँ। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? ऑक्सीजन तो कवक पौधे में नहीं, ऑक्सीजन तो भले पाया ही जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश पर्णहरित क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण कवक जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्मित करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, चूंकि उसमें पर्णहरित पाया ही नहीं जाता है। अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए जितने भी वनस्पति हैं या जंतु हैं उनके मृत शरीर पर ही वह डिपेंडेंट रहता है। परागन की सुपरिभाषा क्या है? परागन का मतलब ये होता है परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागकण यहाँ पौधों में चूंकि परागकण जिसको बोलते हैं पॉलिन ग्रेन्स का नर भाग का मतलब क्या हो गया, पराग कोश से मादा भाग यानी बतिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागकण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन के कार्य आगे बढ़ता है। जो अनावृत बीजी पौधे में वृत्तिकाग्र अनुपस्थित होता है, परागकण बीजांड के द्वारा गुहिका में सीधे क्या होता है, पहुंच जाता है। पौधे अपना पोषण तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है भाई? तो ये पर्णहरित, वायुमंडल, प्रकाश, मृदा। तो ये मृदा से क्या करता है, जितने भी प्लांट होते हैं अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधे जो होते हैं वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया। पौधे जो है मिट्टी से 13 पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिनमें जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, ये सभी जो पोषक तत्व हैं 13 तरह के, वह मिट्टी से पौधे जो है प्राप्त करते हैं। अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं वह जड़ के सिरे के पास से बालों के माध्यम से अवशोषित होता है। ये एक होता है पाइन, उसके बाद फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से है, जो बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी अनावृत जो बीजी होते हैं वही सब पाए जाते हैं। जो अनावृत बीजी ऐसे पौधे होते हैं जो वृक्षों को कहा जाता है, जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने के बजाय छोटे टहनियों या शंकुओं में खुली जो नग्न अवस्था में होती हैं। जो अनावृत बीज जो वृक्षों का सबसे बड़ा कोणधारी है, जिनकी श्रेणी में जैसे चीड़ यानी पाइन, टालिस पत्र, ये सभी पाए जाते हैं दाबदार के। आवृत बीजी संवहनीय पौधे होते हैं जो फलों या परिपक्व अंडाशय में
बीज देता है। जैसे आम हो गया, सेब, केला, आड़ू, चेरी, नारंगी, इसके सब एग्जाम्पल हैं। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। क्या स्कर्वी थाइमिन है? नहीं, ये तो गलत है। ट्यूबरकुलोसिस एटीएस, टिटनेस बीसीजी नहीं, मलेरिया तो पता होगा क्लोरोविनिन, ये सही है। मलेरिया की जो रोकथाम और इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। समझ गए ना, किसी को मलेरिया हो जाए या उसको रोकथाम करना है तो क्लोरोक्विन का ही उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होने वाले लीवर संक्रमण के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यदि शरीर को पर्याप्त विटामिन सी नहीं मिलता तो यह कोलेजन का उत्पादन कर ही नहीं पाता है, जिससे शरीर को ऊतकों का टूटना क्या होता है, शुरू हो जाता है। और ये विटामिन जो B1 है, इसके बारे में जान लीजिए। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन है। इसको BCG, जिसको वैसली, इसके जो टीबी भी है उसके लिए ये एक टीका है, ये BCG। आगे टीपी यानी TPD टीका टिटनेस और डिप्थेरिया के बचाव के लिए TPD टीका दिया जाता है, तो ये भी हो गया। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, कौन है जो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है? तो केंचुआ जो है वह लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। देखो केंचुओं में क्या होता है ना कि RBC नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पेल्स जो होता है वह नहीं पाया जाता है केंचुए में। केंचुआ जो होती है आग के शुरुकीय है, जो जीनस फेरेटिमा से ये क्या है, रिलेटेड है। उनके पास बंद प्रकार का रक्त वाहिकाएं प्रणाली होती है, जिसमें रक्त वाहिकाएं, कोशिकाएं और एक हृदय उसमें शामिल होता है। उनमें RBC की कमी होती है केंचुए में, जो रक्त ग्रंथियां नामक विशिष्ट ग्रंथियां होती है। रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए यह क्या होता है, जिम्मेदार होती है, जो रक्त जो प्लाज्मा में घुल जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या होता है? जब कार्बोहाइड्रेट अपघटन होता है उसके उपरांत अंतिम रूप से क्या होगा, तो ग्लूकोज ही बनता है ना। देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है, ये याद रखना है, जिसमें क्या होगा, कार्बन होए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिले होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होती है जल के समान होता है। कार्बोहाइड्रेट का जब अपघटन होगा तो उसके उपरांत अंतिम रूप से मोनोसैकेराइड्स यानी ग्लूकोज ही बनता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, एक को बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरा को बोलते हैं पॉलियोसैकेराइड। यानी कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह। मोनोसैकेराइड्स, मोनो जो सैकेराइड्स होता है ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसका जलीय अपघटन संभव ही नहीं है। ये आधारभूत कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जल में विलय होता है, जैसे पेंटोज, फ्रूक्टोज और ग्लूकोज होते हैं। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के संगठन से बनता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं यह 10 से लेकर 1000 तक या उससे अधिक भी मोनोसैकेराइड से बनते हैं। पानी में ये घुलते नहीं है, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया। ये अधिकतर एंजाइम कैसे होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, है ना। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है, यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। जो प्रोटीन होता है प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उसी को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम शब्द का सबसे पहले जो सर्वप्रथम प्रयोग कुहने ने किया था। उसके बाद आगे क्या है, एंजाइम शरीर के बड़े अणु जैसे ग्लूकोज है उसको छोटे आकार में तोड़ने में ये मदद करता है, जिससे शरीर जो है इन अणुओं को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। ये जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज भी छोटी आंत में ये पाया जाता है। यह दूध में मौजूद लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और लैक्टोज में बदलता है। जो प्रोटेज होता है
ये भी एक तरह का है एंजाइम, प्रोटीन को एमिनो एसिड से ही तोड़ देता है। ये जो ट्रिप्सिन होता है यह एंजाइम छोटी आंत में मौजूद होता है, जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का ही काम है, इसके ही ठेका ले रखा है तोड़ने के लिए। जो लाइपेज होता है यह एंजाइम एक समूह है जो आंतों में वसा को पचाने में यह क्या करता है, हेल्पफुल करता है। आगे थोड़ा और देखिए, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो उसका नाम था एडवर्ड जेनर ने। क्या लिखा है कि वैक्सीन वोरियोला वैक्सीनाई, वेरियोला वैक्सीनाई शब्द से बना है वैक्सीन। यह जो शब्द है एडवर्ड जेनर द्वारा माने कि प्रतिपादित किया गया, जो एडवर्ड जेनर को वैक्सीनोलॉजी का संस्थापक भी माना गया है। उन्होंने 13 वर्षीय लड़कों को वैक्सीनिया वायरस माने काउपॉक्स का टीका लगाया और चेचक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन किया। 1798 में चेचक का पहला टीका विकसित किया गया था। लवणयुक्त वातावरण, जो लवण युक्त वातावरण होता है, माने वातावरण प्रेमी पौधों क्या कहलाते हैं? इसको इंग्लिश में लिखता तो ज़्यादा सही है। लिखा है लवणयुक्त वातावरण, यानी कि लवणयुक्त का मतलब होता है लवण से युक्त, जिसमें लवण होते हैं। वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो इसी को बोलते हैं लवण मृदोदिध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण मृदोदिध। देखिए, लवण मृदोदिध उन पादपों को कहते हैं जिसमें उच्च लवणता युक्त जल पौधे क्या होते हैं, पैदा होते हैं एवं विकास कर पाते हैं। साल्ट मार्श घास, मैंग्रोव वन इसके ही उदाहरण है। इसमें देखिए एक है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट ओवे पौधे होते हैं, ओवे पादप होता है जो जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए यह अनुकूल होता है। एक होता है लिथोफाइट, या बोलते हैं इसको सैलोपरिक पादप। ये ओवे पादप पदार्थ होते हैं जो शिलाओं या कठोर चट्टानों के ऊपर उगते हैं। तो वही याद रखना है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को लवण मृदोदिध भी कहते हैं। तो थोड़ा याद ये रखना है। अब आगे 67वीं जो पीपीएससी कैंसिल एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह का बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा है वो भी देख लीजिए। करा पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो परासरण कहते हैं। याद हो गया, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको परासरण कहते हैं, यानी ओस्मोसिस कहते हैं। परासरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं ना अपनी क्या करता है, जड़ कोशिका झिल्लियों के माध्यम से जल तथा पोषक तत्व क्या होता है, प्राप्त कर लेता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा ही यह बदला जाता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। क्योंकि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को बायोरेमिडिएशन प्रक्रिया द्वारा एक उपयोगी पदार्थ में परिवर्तन किया जाता है। जो बायोरेमिडिएशन जैव प्रौद्योगिकी का एक शाखा है जो दूषित प्रदूषकों को हटाने एवं जीवित जीवों जैसे रोगाणुओं तथा बैक्टीरिया का उपयोग करता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जैसे लकड़ी, फल, सब्जी आदि। नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु। ये सब याद रखते हैं तो सही है। अगला, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ों के नीचे नहीं सोए। इसका कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, इसीलिए रात में पेड़ के नीचे सोने वाले व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन की कमी वाला मिट्टी में उगते हैं और अपनी पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए कीड़ों को फंसाते हैं, जैसे ड्रेसीरा, नेफेथिस, डायरिया, ये सभी जो होते हैं, डायोनिया जिसको बोलते हैं, ये सब प्लांट का नाम है।
कीटभक्षी पौधे होते हैं ये सब। पौधे का तना, आगे क्या है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में मदद करता है। उसको क्या बोलते हैं जो जान लीजिए। इसमें देखिए करा तना हो गया यानी स्टेम, रूट्स और ये पत्ती। फूलों के बीच एक कड़ी है, यानी कि फूलों के बीच एक कड़ी कौन कौन होता है, तना होता है। फूलों के बीच कड़ी कौन कौन होता है, तो याद रखना है कि तना, जड़, पत्तियां और फूलों के बीच एक कड़ी होता है। जो स्टेम होते हैं यानी तना पौधों को सहारा प्रदान करने के साथ साथ अन्य कई कार्य करता है, जो निम्नलिखित भंडारण जैसे आलूकंद, प्रकाश संश्लेषण, कैक्टस या पर्णपात स्तंभ, एक से अधिक विकल्प, ये सही है। इसलिए ये विकल्प में आंसर ई दिया है। आगे चलिए, इसमें कराना आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में भी आरएच कारक में भी संगत होता है। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है किसमें, तो ये तो पता होगा मस्तिष्क में ये क्या होता है, स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। और थायराइड ग्रंथि श्वास नली ट्रेक्रिया के दोनों और लैरिक्स के नीचे होता है। और पाराथायराइड जो थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है, पाराथायराइड है ना। आगे गर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित कारणों तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनि तरंगे का। देखो अल्ट्रासोनिक बोलिए, उसी को हिंदी में पराध्वनिक बोलते हैं। ये एक ऐसा माने टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग आंतरिक अंगों और ऊतकों की छवियों को सुधारने के लिए छवियों को उतारने में किया जाता है। अंतः गर्भावस्था के दौरान गर्भ में क्या होता है, भ्रूण के विकास को जानने और किसी भी असामान्यता की जांच करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये तरंगे जो होती है शरीर से गुजरती है और जहां ऊतक घनत्व में परिवर्तन होता है से वापस प्रवर्तित होती है। इन तरंगों को विद्युत संकेतों में बदला जाता है जिससे अंगों की छवियां प्राप्त हो जाता है। इससे आगे है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन है, ये पता होगा तो उसका बोलते हैं ये भी है ना। एंटीजन ए हो गया और बी, दोनों एंटीजन ए और एंटीजन बी उपस्थित या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा गया है। कौन कौन, जैसे किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो एंटीजन ए ले सकता है, एंटीबॉडी बी बनेगा। और दाता समूह कौन होगा, ए और ओ दोनों। उसी तरह बी है जो एंटीजन बी बनेगा, एंटीबॉडी ए और दाता समूह इसके लिए बी और ओ। ए बी के लिए ए और बी एंटीजन बनेंगे और एंटीबॉडी कोई नहीं बनेगा। ये दाता समूह ए बी हो सकता है, ए बी और ओ में तो एंटीजन होता ही नहीं, एंटीबॉडी ए और बी होगा और ओ दाता समूह होगा। इसीलिए ए बी प्लस को सार्वभौमिक स्वीकार्य समूह माना जाता है, यानी किसी भी ग्रुप से इसको ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, ले लेगा आराम से, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी बनता ही नहीं है। किंतु आरएच फैक्टर होता है इसमें। वहीं ओ माइनस को सर्वदाता समूह यानी किसी को दे सकता है ये, क्योंकि इनमें न तो कोई एंटीजन होता है और न ही कोई आरएच फैक्टर होता है। निमोनिया किसका संक्रमण है, निमोनिया एक प्रकार का फेफड़ों का संक्रमण है। निमोनिया न्यूकोमोसस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है और उत्पन्न फेफड़ों का एक श्वसन संक्रमण है। यह वायु में जीवाणु या कवक में फैलता है। यह संक्रामक रोग है जो खांसने या छींकने से क्या होता है, प्रसारित होता है। तो हम लोग आज देख लिए, कल मैंने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे।